बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने ना ये जर्नल एंट्री सारी पढ़ ली थी। प्रोसेस कॉस्टिंग की जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। अच्छा, इन जर्नल एंट्रीज में एक एंट्री हमारे पास रह गई थी। एक कॉन्सेप्ट छोटे से एंट्री का है, वो कभी कभार एग्जामिनर टेस्ट कर लेते हैं, तो वो भी कर लेते हैं, तो फिर हमारा जर्नल एंट्रीज का 100% कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट ऑफ रीवर्क। ये कॉस्ट ऑफ रीवर्क है क्या? कॉस्ट ऑफ रीवर्क ये है, समटाइम ना हमारे कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स होते हैं। कौन से यूनिट्स होते हैं? डिफेक्टिव। वो डिफेक्टिव यूनिट ना बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा उनके ऊपर रीवर्क करें, थोड़ा सा उनके ऊपर काम करें, वो दोबारा से जिंदा हो सकते हैं, वो दोबारा से नॉर्मल गुड की कैटेगरी में जा सकते हैं। थोड़ा सा रीवर्क करने से वो नॉर्मल कैटेगरी में आ सकते हैं, थोड़ा सा रीवर्क करने से। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवर्क करके कॉस्ट बेयर कर लेंगे, क्योंकि डिफेक्टिव अगर हो गए तो स्क्रैप में जाएंगे, और अगर थोड़ा सा रिवर्क करने से वो जिंदा हो रहे हैं और नॉर्मल गुड बन रहे हैं तो अच्छी बात है ना, फिर तो रिवर्क कर लेना चाहिए। तो ये कॉस्ट ऑफ रिवर्क होता है क्या? एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड ऑन डिफेक्टिव यूनिट टू कन्वर्ट इनटू गुड्स यूनिट, और वो कंप्लीट होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब वो जो डिफेक्टिव यूनिट्स होंगे, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं हल्के फुल्के से डिफेक्टिव, यानी कि उनके ऊपर जो रीवर्क होगा वो नॉर्मल रीवर्क हो रहा होगा। अगर वो नॉर्मल रीवर्क हो रहा है, यानी कि नॉर्मली जितने वो डिफेक्टिव होते हैं नॉर्मली थोड़ा सा रीवर्क कर लें तो वो सही हो सकते हैं, तो उन सब को नॉर्मल गुड समझकर सबको वर्क इन प्रोसेस में ले जाएंगे। आपको बताएं, गुड्स यूनिट तो ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस में होते हैं, और अगर डिफेक्टिव यूनिट्स हैं और नॉर्मली रीवर्क यानी कि छोटा मोटा काम करके वो सही हो सकते हैं, तो सबको कहाँ ले जाएंगे? वर्क इन प्रोसेस में ले जाएंगे। और अगर पता है वर्क इन प्रोसेस में वो जो सही यूनिट होंगे, डिफेक्टिव होंगे, मटेरियल इन्वेंट्री लगेगी, लेबर लगेगी और एफएच कंट्रोल लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर नॉर्मली रीवर्क हो रहा है तो सिंपल उनको वैसे ट्रीट करना है जैसे ये गुड्स यूनिट है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर वो इतने खराब हो गए हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, अब उनके ऊपर नॉर्मल रिवर्क नहीं हो रहा, एबनॉर्मल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर उनको वर्क इन प्रोसेस में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर एबनॉर्मल वर्क हो रहा है। तो ये जो हमारा एक्सपेंस होगा, इस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा नहीं लगेंगे। तो जितने इन्वेंट्री और लगेगी, लेबर और लगेगी, एफएच और लगेगा, उस सबको किस में ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, अगर एबनॉर्मल रीवर्क चल रहा है। अगर नॉर्मल रिवर्क है तो उसको वर्क इन प्रोसेस समझ लेंगे, और एबनॉर्मल होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस समझ लेंगे। बस ये एक एंट्री आपने कॉस्ट ऑफ रीवर्क की याद रखनी है। क्या याद रख पाएंगे? इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमारा हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, ठीक है। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या क्या पढ़ लिया? प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने आपको क्वांटिटी स्केड्यूल सिखा दिया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाना सिखा दिया, FIFO से भी और FO से। थर्ड नंबर पर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट सिखा दिया, FIFO और FO दोनों से। फोर्थ नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये बनाना सिखा दी, FIFO से भी सिखा दी और FO से भी सिखा दी। 5 नंबर पर क्या मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट बनवाया? ये प्रोसेस अकाउंट वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट, लेजर अकाउंट बना लिया। और 6 नंबर पर मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करवा दी, ठीक है। तो यहां पर हमारा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, और इस सारे में यहां से लेके यहां तक इसमें प्रोसेस 1 भी शामिल है, +2 भी शामिल है, ये दोनों है, सही है, सारा सारा। अच्छा, अब एक बात ये रह गई, यहां से यहां तक मैंने आपको पास पेपर कुछ ना कुछ करवाए हुए हैं। प्रोसेस अकाउंट और एंट्रीज का पास पेपर नहीं करवाया। 2 पास्ट पेपर आज आपके होमवर्क, ठीक है। एक आप लोग खुद करेंगे और एक ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन आपके ग्रुप में सेंड कर दिया। वो 2 पास पेपर करने कौन से हैं वो दोनों बताता हूँ। पास पेपर चलते हैं हम। पास पेपर ओपन कर लो अपने।
अच्छा जी, पास पेपर पे आगे प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 ये तो हमने पास पेपर कर लिया था, ठीक है। चलिए ये कर लीजिएगा भाई, ऑटम 2013 का अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 यूनिट, ये क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे तो वहाँ से आ जाएगा, ये छोटा सा एक सवाल है, कर लीजिएगा। अच्छा, जो आज सवाल करना है पहला सवाल, वो आप लोगों ने ये करना है, अबाबील फूड प्रोड्यूसर एंड सेल चिकन नगेट्स, ऑटम 2014 क्वेश्चन 1, और इसमें क्या करना है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, यहाँ से आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, ये प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट कैसे बनते हैं तो ये इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे, ठीक है। डन, ये सवाल नोट कर लो, ये सवाल, इसका सोल्यूशन, इस सवाल का सोल्यूशन सेंड कर दिया मैंने ग्रुप में, वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी सेंड कर दिया, कोशिश कीजिएगा फिर उसको देख लीजिएगा। डन, एक सवाल ये करना है, ये प्रोसेस अकाउंट का सवाल है, और प्रोसेस अकाउंट के आगे लिख लें अबाबील फूड प्रोड्यूसेस, ठीक है, ऑटम 2014। और एक सवाल आप लोग करेंगे स्प्रिंग 17 वाला, स्प्रिंग 17, बाकी हम लोगों ने कर ली है तकरीबन। रावी लिमिटेड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, रावी लिमिटेड वाला, ये भी प्रिपेयर वर्क इन प्रोसेस बोलो अकाउंट है, यहाँ पे भी प्रिपेयर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट होगा, और जो दो जर्नल एंट्रीज अंडर ओवर अप्लाइड की और लॉस और गेन की, ये जो जर्नल एंट्रीज हमने सवाल किया था ये वो वाली एंट्रीज यहाँ पर पार्ट बी में काम आएंगी। तो पार्ट बी में जर्नल एंट्रीज आ गई और पार्ट ए में प्रोसेस अकाउंट आ गया। तो ये दो सवाल अभी करें, ये क्वेश्चन नंबर हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 7 है, और वैसे स्प्रिंग 2017 है, तो रावी लिमिटेड, ये दोनों को नोट कर लेंगे, प्रोसेस अकाउंट के दो सवाल हैं। डन, ये कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो पीछे कौन सा सवाल हमारे पास रह गया, टूलिप एंटरप्राइज वाला, ये सवाल कल का होमवर्क होगा, ये टूलिप एंटरप्राइज, टूलिप एंटरप्राइज वाला, टूलिप एंटरप्राइज वाले में असल में ये प्रोसेस 1 भी है, प्रोसेस 2 भी है, ठीक है। इसमें असल में ये प्रोसेस 2 का क्वेश्चन है, 1 भी है और इसमें प्रोसेस, इसमें दोनों प्रोसेस आ रहे थे टूलिप एंटरप्राइज में, ठीक है। और इसमें एक एडजस्टमेंट मुश्किल वाली है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ज़रा मुश्किल है, वो बल्कि पॉइंट 2 और 3 दोनों, ये दोनों मैं समझा दूंगा कल, फिर ये कल का होमवर्क होगा, आज नहीं इसको करना, आज वही दो जो करने वो करने। फ्रैपे लिमिटेड अभी हमारा सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, ये आगे कॉन्सेप्ट है उसके साथ आएगा। और मेनन लिमिटेड कर चुके हैं, ग्रीन लिमिटेड किया है, ग्रीन लिमिटेड, ये प्रोसेस 2 का सवाल है, सिंपल आसान सवाल है, चेक करें किया कि नहीं किया। ये है 2021, ऑटम 2021, बोलो बच्चों, ऑटम 2021, ये नहीं किया, ठीक है, चलो ये कल के होमवर्क में रख लीजिएगा बस, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग डन, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन रह जाएंगे 1-2, ये बस आप बाद में खुद अपने प्रैक्टिस के तौर पर कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से प्रोसेस कॉस्टिंग डन हो गया, ठीक है। अब ये जो पास पेपर के होमवर्क दिए हैं, ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और फिर हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग पास पेपर वाइज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल में याद करवाइएगा टूलिप एंटरप्राइज का, ये आपको एक लास्ट पॉइंट समझाना है मैंने, ठीक है। तो कल आप लोगों ने करना है, कल समझा दूंगा ताकि करना आसान हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पर। डन, चलो जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है, चैप्टर नंबर 8 प्रोसेस कॉस्टिंग था, चैप्टर नंबर 9 आ गया जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और चल रहा है ये जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों समझाता हूँ, ठीक है। इन दोनों का समझाता हूँ एक डायग्राम से, उससे ज़रा बात समझ लग जाएगी। जॉइंट प्रोडक्ट है क्या, पहले आपको डायग्राम समझाता हूँ फिर ये टेबल से बताता हूँ आपको, ठीक है नी। अच्छा जी, आ जाए ज़रा। जॉइंट प्रोडक्ट ये है, इससे पहले जो हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे वहाँ से ज़रा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं।
मान लें कि हमारे पास क्रूड ऑयल है, क्या है, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल मेरे पास एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये मेरा एज ए इनपुट के तौर पर यूज होगा। और ये क्रूड ऑयल हमारे पास गया प्रोसेस 1 में, क्या गया, प्रोसेस 1 में, ठीक है। तो ये प्रोसेस 1 में प्रोसेस हुआ। तो अब प्रोसेस 1 से जब ये बाहर आएगा तो ये क्या होगा, इसका आउटपुट होगा, क्या होगा, आउटपुट होगा। क्रूड ऑयल जब प्रोसेस हुआ, ऑब्वियस बात है ये जो प्रोसेस 1 में होगा, ऑब्वियस बात है ऑयल रिफाइनरी मशीन होगी ना कोई, मेरी बात समझ आ रही है, ये ऑयल रिफाइनरी होगी। प्रोसेस 1 क्या है, ऑयल रिफाइनरी। और अज्यूम कर लेते हैं क्रूड ऑयल जो हमने इस्तेमाल किया, जो रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल किया, मान ले वो 20,000 लीटर इस्तेमाल किया, कितना था, 20,000 लीटर। ये 20,000 लीटर, आपको पता है क्रूड ऑयल से मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं, पेट्रोल निकलता है, मोबिलाइल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन ऑयल निकलता है। मेरी बात समझ आ रही है। ये 20,000 लीटर, 20,000 लीटर में से ये जो हमारे पास आउटपुट आया, ये जो मेरे पास आउटपुट आया, ये आउटपुट दो शक्लों में मेरे सामने आया। कितनी शक्लों में सामने आया, दो शक्लों में सामने आया। ये आउटपुट आ गया। नंबर 1, इसमें से मुझे मिल गया पेट्रोल, क्या मिल गया, पेट्रोल मिल गया। मान लें 20,000 में से, 20,000 लीटर में से 5,000 लीटर ज़ाया हो गया, 5,000 लीटर ज़ाया हुआ। वो जो आउटपुट हो गया 5,000 लीटर लॉस हो गया, गंदशन निकल गया सारा। तो जो आउटपुट बचा वो 15,000 लीटर बचा। अब 15,000 लीटर में क्या क्या मिला, उस 15,000 लीटर में 10,000 लीटर पेट्रोल मिल गया, मिसाल दे रहा हूं, और 5,000 लीटर डीजल मिल गया। दोनों ही क्रूड ऑयल से निकलेंगे। ये 5,000 मेरे पास लीटर आ गया। यहां तक कहानी समझ लगती है। आज चेक करें, सिंगल इनपुट से सिंगल आउटपुट नहीं हुआ, सिंगल इनपुट से डबल आउटपुट आया। इनपुट कितने थे, सिंगल इनपुट था, और सिंगल इनपुट से 2, अच्छा 3 भी आ सकते हैं। मैं एग्जांपल अगर कल को लेवल बढ़ाऊं तो तीसरा आ गया कैरोसिन ऑयल। मान लो कैरोसिन ऑयल भी बीच में आ गया, और यहाँ पे मान लेते हैं 3,000 2,000 का कैरोसिन ऑयल भी आ गया, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया। बस ये बात समझानी है, अगर आउटपुट एक से ज़्यादा हो, अगर आउटपुट एक से ज़्यादा हो, इनको कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। कह सकते हो दोनों इकट्ठे बने, और बोलो कह सकते हो दोनों इकट्ठे बने। ये जो पेट्रोल एंड डीजल है, दिस इज कॉल्ड माय ज्वाइंट प्रोडक्ट, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट है। यहां तक टेंशन। तो ये जो मेरे पास पेट्रोल और डीजल है बच्चों, दिस इज कॉल्ड, क्या ये अलग अलग बने या इकट्ठे बने, इकट्ठे बने, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। ये इकट्ठे प्रोसेस हुए। इस ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया तो वहां से पेट्रोल भी मिल गया, वहां से डीजल भी मिल गया। तो दिस पेट्रोल प्लस डीजल इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। यहां तक मेरी बात समझ लगती है। अच्छा, इनपुट से आउटपुट कितना आया था, 15,000 लीटर, और इस 15,000 लीटर में 10,000 मान लो पेट्रोल है, 5,000 मान लो डीजल है। ये जो आउटपुट जो है, ये जो आउटपुट जो है दो डिफरेंट प्रोडक्ट में स्प्लिट हुआ है। इस पॉइंट को कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे पास कॉमन आउटपुट दो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएं। बात समझ आ गई। मान लें क्रूड ऑयल 20,000 लीटर था, 5,000 जाया हुआ, 15,000 आउटपुट आया। इस 15,000 आउटपुट को जैसे मैंने 10,000 पेट्रोल में 5,000 डीजल में कन्वर्ट किया, जिस पॉइंट के ऊपर रखकर, उस पॉइंट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। यहां तक मुझे बताएं, कोई टेंशन, कोई टेंशन, कोई टेंशन, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेकर आना है तो यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ रहा है। अभी हमारे पास सिंपल सिंपल सा ये फंडामेंटल है। यहाँ तो कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। आगे चले,
अच्छा बच्चों ये जो लॉस है ये प्रोसेस वन का जो सर हमने लॉस पढ़ा नॉर्मल लॉस है वो ही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आप लोगों ने लेकर आना है तो वो भी लेकर आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मान लो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी बच गया यहाँ पे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 लीटर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बच गया, और नॉर्मल लॉस हमने कह दिया 3000 लीटर। तो ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नॉर्मल लॉस ये प्रोसेस वन में आप अच्छी तरीके से हम पढ़ कर आएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का सवाल कहाँ से स्टार्ट होगा, अब चेक कीजिएगा मैं क्या करने वाला। ये जो लाल वाला एरिया ना, रेड वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सारा प्रोसेस वन है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में सिखा चुका हूँ, मेरी बात समझ आ रही है। और जो ये वाला एरिया है, ब्लू वाला एरिया, ये वाला, इससे आगे की कहानी, ये इससे आगे की कहानी, ये ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट की कहानी में ऐड होने वाली है, मेरी बात समझ आ रही है। ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट की कहानी यहाँ से ऑनवर्ड चलेगी, इससे पीछे पीछे वाली सारी प्रोसेस कॉस्टिंग है, इससे ऑनवर्ड ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट की कहानी चलेगी। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट के बारे में समझ लग गया। अच्छा जी, अब ज्वाइंट प्रोडक्ट है क्या यहां पर आ जाओ। नंबर वन ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है, मतलब क्या, when two or more product are produced from the same raw material is called joint product। जैसे कि हमने क्या किया, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया, पेट्रोल डीजल और कैरोसिन ऑयल मिल गया। बाय प्रोडक्ट को इग्नोर मारेंगे, जब आएगा तब पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा ज्वाइंट प्रोडक्ट की सेम इकोनॉमिक वैल्यू होगी। यानी कि ऑयल की इकोनॉमिक वैल्यू है, बिल्कुल है, डीजल की इकोनॉमिक वैल्यू है, मार्केट में दोनों सेल होता है। प्रोडक्शन कॉन्शियसली हमें पता है कि हम क्या करें, क्रूड ऑयल से कैरोसिन ऑयल बना रहे हैं, डीजल बना रहे हैं, पेट्रोल बना रहे हैं, कॉन्शियस जानबूझ के बनाते हैं, हमें पता है दो बननी है। फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड टू टर्न द जॉइंट प्रोडक्ट इनटू फिनिश गुड, कहता फर्दर प्रोसेसिंग हम हमेशा जॉइंट प्रोडक्ट को करते फर्दर प्रोसेस करेंगे। मेरी बात समझ आई भाई, क्रूड ऑयल से 15,000 कॉमन आउटपुट आ गया, अब मैं चाहता हूं ये जो 15,000 साफ सुथरी चीज आई है ना, अब इसे पेट्रोल बनाऊं, तो फर्दर केमिकल ऐड करके 15,000 में से 10,000 पेट्रोल बना लूंगा, और इस 15,000 में से केमिकल ऐड करके लेस करके 5,000 डीजल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो याद रखिए ज्वाइंट प्रोडक्ट में हमेशा फर्दर प्रोसेसिंग होती है। डन बच्चों, अच्छा आगे चलते हैं। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा, अब वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कैसे ज्वाइंट प्रोडक्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कहता है हमारे पास प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, जो हमने यूनिट्स कंप्लीट किए उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹16 लाख। कितनी आई है, 16 लाख। उस 16 लाख में से जो यूनिट बने हैं, आउटपुट आया, एक ए आया 3,000 यूनिट का, बी आया 5,000 यूनिट का, ठीक है। अब करना क्या, देखो याद है प्रोसेस 1 में 15,000 यूनिट हमारे आउटपुट आए, तो 15,000 यूनिट हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड कहलाएंगे, और इस 15,000 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। याद है ये जो आउटपुट है 15,000 यूनिट, इन 15,000 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, और उसका नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। याद है आपको, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स उनका नाम हुआ करता था। और ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कैसे आते थे, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से आते थे। ये 15,000 यूनिट्स मान ले। अब मान लीजिए जो 15,000 यूनिट है ना, इन 15,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 16 लाख रुपए आई है। कितनी आई है, 16 लाख रुपए आई है। मेरी बात समझी। अब उस 16 लाख में से मुझे ये देखना है पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है और डीजल की कॉस्ट कितनी है। अब पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट कैलकुलेट करने लगे, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन बनेगा। मेरी बात समझ आई भाई, 15,000 लीटर बन गया आउटपुट, ये कहते हैं कॉमन आउटपुट। ये क्या है, कह सकता हूँ ये 15,000 में पेट्रोल डीजल दोनों ही है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन आउटपुट कहलाएगा ना। तो हमने यूनिट तो अलग कर ली है, ऐसे ही है,
ये जो 15,000 लीटर के ऊपर कॉस्ट कितनी आई, 16 लाख आई। उस 16 लाख में से पेट्रोल की कॉस्ट कितने, डीजल कॉस्ट नहीं, ये भी अलग करना है ना। क्यों अलग करेंगे, क्योंकि पेट्रोल की कॉस्ट पता चलेगी तो सेल करेंगे, डीजल की कॉस्ट पता चलेगी तो सेल करेंगे उसको प्रॉफिट रख के। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ज्वाइंट प्रोडक्ट का सवाल क्या आएगा, वो क्या करेगा, इसी तरह से कॉमन आउटपुट दे देगा 16 लाख और बता देगा कि प्रोडक्ट ए 3000 यूनिट बनाए, प्रोडक्ट बी 5000 यूनिट बनाए। मुझे क्या कैलकुलेट कर दो, क्या कैलकुलेट कर दो, बताओ ज्वाइंट प्रोडक्ट ए की कॉस्ट क्या है और ज्वाइंट प्रोडक्ट बी की कॉस्ट क्या है। नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 1, allocate joint cost of completed units in the ratio of unit produced। ये पहला सवाल है। सवाल क्या बनेगा, ये जो हमने दो ज्वाइंट प्रोडक्ट ए और बी बनाए, मुझे बताओ इनकी कॉस्ट क्या होगी, इनकी कॉस्ट क्या होगी। ये ज्वाइंट प्रोडक्ट का सवाल है। मेरी बात समझ आई? ये कॉस्ट ए और बी की, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट क्या होगी, और कॉस्ट क्यों जाना चाह रहे हैं, ताकि आगे बेच सकें इनको। ठीक है, ये जो पेट्रोल और डीजल है इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के दो तरीके, कितने तरीके हैं, दो तरीके। हाँ, अब होगा पोर्शन, पोर्शन ही होगा ना सीधे। जैसे आपको अंदाजा हो गया, अच्छा पिक किया आपने कि सर अगर कॉमन आउटपुट जो है 15,000 और 15,000 की कॉमन कॉस्ट 16 लाख है, तो 16 लाख में जितना पेट्रोल बना पेट्रोल को दे दो, जितना डीजल बना कॉस्ट डीजल को दे दो। अपोर्शन करना अपोर्शन ही है। उस अपोर्शन करने के दो तरीके होते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, यूनिट प्रोड्यूस मेथड, और सेकंड इज द एनआरवी मेथड। सेकंड क्या है, एनआरवी मेथड। दो मेथड। दोबारा से, अब का सवाल कहां से स्टार्ट हुआ, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आगे। ये जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स आई, यानी कि हमारे केस 15,000 की कॉमन कॉस्ट 16 लाख मान लो आ गई। अब 16 लाख में पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, डीजल की कॉस्ट कितनी है, तो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है बस। और उस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो तरीकों से। नंबर 1, यूनिट प्रोड्यूस मेथड। यूनिट प्रोड्यूस मेथड मीन भाई जितना पेट्रोल बना जितना डीजल बना, ये यूनिट प्रोड्यूस है ना, इसकी बेस के ऊपर अपोर्शन कर दो। दूसरा तरीका ये, पेट्रोल बिकेगा कितने का, डीजल सेल कितने का होगा, उनकी सेल वैल्यू, एनआरवी मेथड मीन उनकी सेल वैल्यू के ऊपर, उनकी सेल अमाउंट के ऊपर, वो कितने का बेचा जाएगा, उनकी सेल अमाउंट पर आप क्या कर दो, अपोर्शन कर दो। दोनों तरीके। और इन दोनों में से मोस्ट रिलायबल वे कौन सा है, एनआरवी में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, we will use NRV method। हम NRV मेथड यूज करेंगे हमेशा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस मेथड बच्चों वाला मेथड है। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब एग्जामिनर कहेगा। एग्जामिनर खामोश है तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू पे चलेंगे, एनआरवी के ऊपर चलेंगे। यहां तक मेरी बात समझ लगती है? चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल कॉस्ट कितनी आई, 16 लाख। अब वो जो 16 लाख आई उनमें से ए कितने बने, बी कितने बने, टोटल यूनिट कितने हो गए, 8,000। इसका मतलब कॉमन आउटपुट 8 था, 3 ए हो गया, 5 बी हो गया। रिक्वायर्ड नंबर 1, एलोकेट ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। ये जो कॉमन कॉस्ट होती है, ये जो कॉमन कॉस्ट होती है, ये बोली ये कॉमन कॉस्ट है, कह सकते हैं ये ज्वाइंट कॉस्ट है पेट्रोल और डीजल की। तो कॉमन कॉस्ट को ज्वाइंट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल दोनों की कॉस्ट यही है ना। कह सकता हूं ये 16 लाख मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है, यानी कि कॉमन कॉस्ट है। क्या कह रहा है, एलोकेट कर दो, यानी कि बांट दो, किसको, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। हमारे केस में ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, 16 लाख। कह रहा है 16 लाख को बांट दो। हमने कहा बताओ किस तरीके से बांटें, यूनिट प्रोड्यूस मेथड से या सेकंड एनआरवी मेथड से। उसने कहा यूनिट प्रोड्यूस की रेशो से बांट दो।
हो सकता है? तो करो, कैसे करेंगे? 3 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 16 लाख, आंसर कितना आ गया? 6 लाख। बी को कैसे बांटेंगे? 5 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 16 लाख, आंसर आ गया 10 लाख। आंसर आ गया, खत्म कहानी। यहाँ तक देखो कोई टेंशन है तो बताऊँ? हाँ सर देखो टेंशन, इजी है ना? इजी है। अब आगे चलते हैं एनआरवी मेथड। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना? ओके। और अगर हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट, और बच्चों बोलो, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। तो ये कॉस्ट पर यूनिट भी यही आएगा। तो हिंट क्या लिखा? कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम इन क्वांटिटी रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। ये कॉस्ट पर यूनिट भी है और ये एलोकेटेड कॉस्ट भी है। ऐसे है ना भाई? कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो 16 लाख डिवाइड बाय 3000 जब हम करेंगे और इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ये वाली 6 लाख हाँ 6 लाख डिवाइड बाय 3000, ठीक है? तो ये कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है? अच्छा और कितनी कॉस्ट पर यूनिट आती है? अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट 2 लाख आती है ना, 200 आ जाएगी। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ जाएगी? 6 लाख डिवाइडेड बाय 3000। तो ए की कैसे आ जाएगी? 6 लाख डिवाइडेड बाय 3000, तो आंसर आ जाएगा 200। और बी का कैसे आ जाएगा? 10 लाख 5000, तो इसके भी आ जाएगा 200। तो देखो कॉस्ट पर यूनिट दोनों की सेम आएगी अगर हम यूनिट आउटपुट मेथड इस्तेमाल करते हैं। हमेशा सेम आएगी, हमेशा सेम आएगी, हमेशा सेम आएगी। ये आप बात याद रख लीजिएगा, डिफरेंस नहीं, डिफरेंट आ ही नहीं सकती है, क्योंकि जो यूनिट ले रहे हैं उन्होंने डिवाइड होना, उन्होंने मल्टीप्लाई होना। एनआरवी मेथड में करवाता हूँ। क्या ये यूनिट प्रोड्यूस मेथड डन? ये पहला वाला मेथड करवा चुका है, यूनिट प्रोड्यूस मेथड डन। दोबारा शुरू से, ज्वाइंट प्रोडक्ट में मैंने क्या सीखा? जहां से प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल खत्म होता है, आपको पता है प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल कहता है 15,000 आउटपुट आ गया और 15,000 की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट से कैलकुलेट करते हैं आप लोग। ये बात समझ आ गई? अच्छा, फिर जहां से कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आई, हमने कहा हो सकता अब की बार एक आउटपुट ना हो, आउटपुट एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा आउटपुट को ज्वाइंट प्रोडक्ट कहते हैं। और ये ज्वाइंट प्रोडक्ट हम कॉन्शियसली खुद बना रहे होते हैं। मुझे पता है कि ये जो आउटपुट आया इसमें पेट्रोल डीजल दोनों पड़े हैं। अब पेट्रोल की कॉस्ट कितनी, डीजल की कॉस्ट कितनी, मैंने कॉस्ट जानी है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बेचना है, डीजल बेचना है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कितने तरीके बताए मैंने? 2। ये ज्वाइंट प्रोडक्ट ए और बी दोनों कॉस्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके बताए। नंबर 1 तरीके का नाम क्या होता है? यूनिट प्रोड्यूस मेथड। दूसरे तरीके का मेथड क्या होता है? एनआरवी मेथड। अच्छा जी, क्या बच्चों यूनिट प्रोड्यूस मेथड डन? अच्छा आगे चलते हैं। अगर मुझे एनआरवी मेथड से कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आ जाए यहाँ पे। तो पहला वाला मेथड कौन सा था? हमने कैलकुलेशन की यूनिट प्रोड्यूस मेथड। तो ये यूनिट प्रोड्यूस मेथड से हमने कर लिया। फर्स्ट मेथड इज यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड। कि जितने यूनिट बनाए पेट्रोल के डीजल के, बस उन्हीं यूनिट की बेस के ऊपर अपोर्शन कर दो कॉमन कॉस्ट। सेकंड मेथड हमारे पास था एनआरवी मेथड। सेकंड मेथड कौन सा बच्चों हमारे पास? एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड में आपके पास सेल गिवन होगी। क्या होगी? सेल अमाउंट गिवन होगी। यानी कि सेल अमाउंट की बेस के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है? अपोर्शन करना है। और एनआरवी को जानते हो हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी? एनआरवी की किसकी इक्वल होती है? एनआरवी किसकी इक्वल होती है? बोलो बच्चों, बोलो यार, बताओ यार, एनआरवी किसकी इक्वल होती है? एनआरवी किसकी इक्वल है बच्चों? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से माइनस क्या करूंगा? माइनस कॉस्ट टू सेल, माइनस कॉस्ट टू रिपेयर। और यहाँ पे कॉस्ट टू रिपेयर की जगह हम कर लेंगे
माइनस कर लेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट लग रही होगी सेलिंग प्राइस में से वो सारी की सारी कॉस्ट माइनस करूंगा तो एनआरवी बन जाएगी मेरे पास। डन बच्चों, चलो अब इस सवाल को करते हैं एनआरवी के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनआरवी तरीके से करने लगे हैं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स कितने हैं? 16 लाख। कह सकते हैं ये 16 लाख ये मेरे पास कॉमन कॉस्ट है, और कॉमन कॉस्ट का दूसरा नाम क्या था? ये ज्वाइंट कॉस्ट है। ज्वाइंट कॉस्ट किस किस की? दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, ए और बी। ये ए और बी है, ये ए की भी कॉस्ट है और बी की भी कॉस्ट है। अब ए की कॉस्ट क्या है, बी की कॉस्ट क्या है, ये मालूम करना है। और किस तरीके से मालूम करना है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलोकेट ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स इन द रेशियो ऑफ टोटल एनआरवी। कहता है टोटल एनआरवी की बेस के ऊपर क्या करो, मुझे एलोकेट कर दो ज्वाइंट कॉस्ट। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यूनिट कितने हैं? 3000, 5000। अब ये जो 3000, 5000 हैं ये हमारे लिए अब इररेलेवेंट होगी क्योंकि हम यूनिट मेथड यूज नहीं कर रहे। ए कितने का बेचा जाएगा? तो सेल प्राइस गिवन होगी तो ही एनआरवी मेथड अप्लाई होगा। कॉस्ट टू सेल कितनी है? ए की, और बी की 5 है। डन। अब कह रहा है कि ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर दो, तो कर देते हैं ज्वाइंट कैलकुलेट। अब एक फॉर्मेट बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं? एक फॉर्मेट। ये फॉर्मेट याद रखना है हमेशा, जब भी ज्वाइंट कॉस्ट का, ज्वाइंट प्रोडक्ट का सवाल होगा ये फॉर्मेट लाजमी बनाना है, लाजमी बनाना है। सही है? आउटपुट मेथड हो, यूनिट प्रोड्यूस मेथड हो तब भी, एनआरवी मेथड हो तब भी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगा, हमेशा आप लोगों ने बनाना है। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। और इस फॉर्मेट को ऐसे ही रखना आपने, यूनिट के लिए भी और एनआरवी के लिए। अगर यूनिट्स मेथड है तो यहां पे यूनिट्स आ जाएंगे। डन। तो प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद यूनिट्स आ गया। इसके बाद आपने लिखना है एनआरवी। क्या लिखनी है? एनआरवी। एनआरवी लिख ली। एनआरवी के बाद आपने लिख लेनी है एलोकेशन। क्या कर देनी है? एलोकेशन कर देनी है। तो एनआरवी के बाद हम कर देंगे एलोकेशन। और ये एलोकेशन हमारा ये एलोकेट, ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ये आंसर ऐसे। डन। यहां तो कोई टेंशन नहीं। आ जाओ जी। प्रोडक्ट कौन सी है? ज्वाइंट प्रोडक्ट ए है और ज्वाइंट प्रोडक्ट बी है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट ए आ गई और ज्वाइंट प्रोडक्ट बी आ गई। ए कितने बनाए हैं? 3000। बी कितने बनाए हैं? 5000। यहाँ तक मेरी बात समझ लगती है? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। अब क्या करिए? एनआरवी चाहिए। अच्छा, एनआरवी, तो एनआरवी का फॉर्मूला क्या? सेल माइनस कॉस्ट टू सेल। भाई सेल कितने की है? 300। सेल कितनी है? 300। और कॉस्ट टू सेल कितने हैं? 10 है ना? ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹300। 300 लिखें पर यूनिट है। 300 क्या है? पर यूनिट है। ऐसा तो नहीं ना 3000 यूनिट 300 रुपए की सेल कर दी, तो वो पर यूनिट मिसिंग है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये पर यूनिट आ गया। कॉस्ट टू सेल इज ₹10 एंड ₹5 यहाँ पे लिखा हुआ पर यूनिट। ठीक है, ये सही लिखा हुआ, इसमें कोई टेंशन नहीं है। डन बच्चों। अच्छा, तो एनआरवी मुझे लिखनी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब मर्जी है, एनआरवी पर यूनिट में लिखना चाहो तब भी लिख लो, और यहाँ पे जो एनआरवी लिखनी है वैसे आप लोगों ने टोटल एनआरवी लिखनी। क्या लिखनी है बच्चों? टोटल एनआरवी लिखनी। तो टोटल एनआरवी लिखने के लिए एनआरवी पर यूनिट के बाद टोटल एनआरवी का कॉलम बना सकते हो, ये भी सही है। और अगर आपने डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर लो। अगर एक कॉलम बनाना चाहते हो तो सीन कुछ ये होगा, तो यहां पर आ जाएगा एनआरवी पर यूनिट। नॉर्मली एनआरवी पर यूनिट देगा, और फिर यहां पे कॉलम बनेगा टोटल एनआरवी का। ये एक्स्ट्रा बना सकते हो, अगर नहीं बना तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। बता रहा हूँ फिर से, ये दो कॉलम रहना जरूरी नहीं है। आपको पता है कॉस्टिंग में फॉर्मेटिंग नहीं होती है, मर्जी है। सेल कितना किया? ए 300 का सेल किया, 10 कॉस्ट टू सेल थी। आंसर कितना आया? 290। तो 3000 को 290 से क्या करूंगा? इनको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल एनआरवी आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है?
और बी कितने का बेचूंगा, 250 का। कॉस्ट टू सेल कितनी है, 5। आंसर कितना है, 245। तो 5000 को 245 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल एनआरवी आ जाएगी। ऊपर वाले कितना आया, 870 और नीचे वाला कितना आया, 1225000 आ गया या, अच्छा 870 है। डन, ये टोटल एनआरवी है। अब इस टोटल एनआरवी की बेस के ऊपर, एलोकेशन करो, ठीक है। अच्छा अब इनका टोटल करो कितना आता है, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर एलोकेशन करनी है ना। 2095000 ये आ गया मेरे पास। और जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 16 लाख। अब 16 लाख को इस टोटल एनआरवी की बेस के ऊपर आप पोर्शन करना है, तो कैसे पोर्शन करूंगा वो देख लें। कैसे करूंगा, 870 डिवाइडेड बाय 2095, रेशियो बन गई। मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट कितनी है, 16 लाख। और नीचे वाला कैसे आएगा, 1225 डिवाइडेड बाय 2095 मल्टीप्लाई बाय 16 लाख। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आएगा, हाँ 664439। और नीचे वाला कितना आता है, 93556061 कर लो। ये मेरे पास आंसर आ गया एक, ये मेरे पास एक आंसर आ गया, ये पॉइंट नंबर 1 का आंसर आ गया। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। ये मेरे पास बच्चों क्या आ गई, एलोकेटेड, और बोलो बच्चों एलोकेटेड कॉस्ट आ गई। ये क्या आ गई, एलोकेटेड कॉस्ट आ गई। अब ए की कॉस्ट कितनी है और ए के यूनिट्स कितने हैं, 3000। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर दे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी अगले स्टेप, ठीक है। तो अगले स्टेप पे जगह नहीं है वहाँ, तो यहाँ पे मैं कर देता यार, एक पेज आगे भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या रहे, कॉस्ट पर यूनिट रह गई। तो कॉस्ट पर यूनिट किसकी, ए की और बी की। तो कॉस्ट पर यूनिट ए की, तो इसको यूनिट से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 221। और इसको, इस कॉस्ट को इसके यूनिट से, यानी कि इसको अब इसके यूनिट से डिवाइड करें ना, तो बी आ गया 187 कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट होगी। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया रेवेन्यू यानी कि एनआरवी मेथड से। इसको देखना जरा, जरा, कोई मुश्किल नहीं आएगी, नहीं अभी चेक करना, कोई मुश्किल नहीं आएगी। एक जगह मुश्किल आएगी, मैं बता दूंगा। क्या यूनिट प्रोड्यूस मेथड डन, इसीलिए और ये वाला सॉरी, ये यूनिट प्रोड्यूस मेथड डन हो गया, ठीक है। और एनआरवी मेथड भी हो गया। यहाँ तो कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब जल्दी से एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दो एनआरवी मेथड से। ये भी तुम कहाँ साथ साथ आ रही हो हमारे, तुमने नहीं आ साथ। चलो जी एक कर दो ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए, तो फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें और एनआरवी मेथड वाला है। अगर आप लोगों ने काम कर लिया सही, इसका मतलब चीज़ें आपको आ गई। सवाल कर ले, ठीक है बच्चों, होप सो यू हैव डन। जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। एलोकेट ज्वाइंट कॉस्ट, कहता है एलोकेट कर दो ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को एनआर की बेस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता है प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। तो सब यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट के बाद आ जाएंगे यूनिट्स,
ठीक है, और यूनिट्स के ऊपर बाद आ जाएगा NRV पर यूनिट, और NRV पर यूनिट के बाद टोटल NRV, और टोटल NRV के बाद क्या आ जाएगा एलोकेटेड कॉस्ट, एलोकेटेड कॉस्ट है। ऐसे किया था आप लोगों ने बच्चों? अच्छा जी, प्रोडक्ट कौन कौन सी है? एक A प्रोडक्ट है मेरे पास और एक B प्रोडक्ट है। A कितने यूनिट्स हैं? 3000, और B कितने हैं? 5000। NRV पर यूनिट पर आ जाए। A इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 380, तो 380 का वो बेचते हैं, माइनस आफ्टर इंक्रीज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। कहता फर्दर प्रोसेस होता है, ठीक है, A को बेचने के लिए 40 रुपए का फर्दर एक खर्चा करना पड़ेगा, फिर जाके 380 का बेचा जाएगा। तो ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पे, किधर गया? NRV वाले मेथड में किधर गया यार? ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट और माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कुछ और कॉस्ट लग रही है इनको बेचने में, तो वो भी माइनस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी? 40 आ गई। अच्छा, और क्या? कॉस्ट टू सेल भी है 10 का यार, 10 का क्या कॉस्ट टू सेल भी है, ठीक है नी? तो आंसर कितना आ गया? 330 का ये सेल होगा। डन। बी कितना का होगा? बी 425 सेलिंग प्राइस है, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कितना है इसमें? 130, कॉस्ट टू सेल कितना? 16। ये कितने का सेल होगा? 279 का। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 330 करें, आंसर कितना आता है? टोटल NRV 9 टेट्रा 0। अच्छा, और बी का जी 1395 000। अच्छा, ये टोटल NRV आ गई। अब इस टोटल NRV के बेस के ऊपर क्या होगी? एलोकेशन होगी जी। टोटल करें 2385 000 आ गया। अच्छा जी, ओके, अब आ जाए एलोकेशन आ जाए। अब एलोकेशन करने लगे जनाब। एलोकेशन कैसे करेंगे? 990 डिवाइडेड बाय 2385, और व्हाट्स द कॉमन कॉस्ट? 16 लाख। 16 लाख थी ना? हाँ, 16 लाख। आंसर कितना आया? 66 4151, और ये वाला कितना आया? 1395 डिवाइडेड बाय 2385 इंटू 16 लाख, 935849। ये मेरे पास आ गई, ये वाली एलोकेटेड कॉस्ट आ गई। अब क्या करना है? कॉस्ट पर यूनिट। तो इसको डिवाइड कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे किसके? यूनिट से। तो इनको डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। तो डिवाइड बाय 3000 करें, 221.38, और इसको डिवाइड कर देंगे इनके यूनिट से 5000 से। आंसर कितना है? 187.17। तो बच्चों ये हमने क्या कर लिया? हमने एलोकेशन कर ली NRV की बेस के ऊपर। डन बच्चों, यहाँ तक कोई टेंशन? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, बल्कि ठीक है होमवर्क नहीं हो, पहले 2 होमवर्क दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 कल मैं क्लास में कराऊंगा, फिर इसका होमवर्क इंशाल्लाह कल देते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।